हेलो एस्पिरेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फेब मंथ 2024 विजन आईएएस मैगजीन को। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट जो कि फर्स्ट पार्ट रहता है, सेकंड पार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दोनों चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे विद द थर्ड सेक्शन जो कि है हमारा इकोनॉमी सेक्शन। जैसे कि आपको पता ही है, एक वीडियो में हम जस्ट एक टॉपिक कवर करते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी होता है, तो कवर करने में 10, 12, 15 मिनट लग जाते हैं। सो वन बाय वन हर एक पार्ट को मैं डिस्कस करूंगी। यहाँ पे टोटल 10 इसके सब पार्ट्स हैं, तो 10 वीडियोस रहेंगी अंडर इकोनॉमी सेक्शन। सबसे बड़ा पार्ट ये है, उसके बाद फिर हमारा सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, सोशल इश्यूज हैं, बट वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है। और सबसे मेन यही रहता है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, आपके इकोनॉमी आता है, यहाँ तक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो आपका मेन है वो साइंस एंड टेक होता है। अदरवाइज उसके अलावा बोलें सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, सोशल इश्यूज हैं, कल्चर है, एथिक्स है, स्कीमी न्यूज़, काफ़ी कुछ है। सब कुछ मैं आपको कवर करवाऊंगी। बहुत जल्द कोशिश कर रही हूँ कि डेली एटलीस्ट एक वीडियो आए, ताकि हम जल्दी इस मंथ की मैगजीन को कवर करके फिर मार्च की ओर मूव ऑन करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड सेक्शन जो कि है इकोनॉमी सेक्शन। इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया न्यूज़ में कैसे आया? देखिए, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने यूज़ किया इस टर्म को और कहा दैट ये एक क्वाइट एसेंशियली फंडामेंटल पार्ट है टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इंडिया में अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, आर्थिक स्तर पे वृद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए इकोनॉमिक नेशनलिज्म को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्वाइट एसेंशियली का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्ट है ना। तो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। लेकिन ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म है क्या? चलिए, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है दैट प्रायोरिटाइजेज स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। किसी भी देश के इकोनॉमी में स्टेट माने गवर्नमेंट ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट का मेन एम है कि जो हमारे नेशनल गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके। गवर्नमेंट का मेन काम है कि कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें अपनी कंट्री की, है ना। तो जिसके लिए जितना पॉसिबल है वो हर एक सेक्टर में इंटरफेयर करती है। ठीक है, अब चलिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा गूगल करके एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे दे दी कि ये एक्चुअल में है क्या, है ना। अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है, इसे हम समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड एक आइडियोलॉजी है, एक थ्योरी है जो फेवर करती है ओवर द डोमेस्टिक कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। मतलब किसी भी कंट्री के इकोनॉमी पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है, लेकिन गवर्नमेंट ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचती है ना। तो गवर्नमेंट की ज़्यादा इंटरवेंशन, ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगी, जो लेबर लॉज है उसके ऊपर काम करेगी, कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इस सब पे काम करेगी। लेबर से कुछ याद आ रहा है? हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया यूएई रिलेशनशिप पढ़ा था। वहाँ पे हमने कि इंडियन लेबरर्स जो यूएई में काम करते हैं उनके लिए कफाला सिस्टम था, जिसकी वजह से कई बार उनके वीज़ा जो है वो जब्त कर लिए जाते थे, डिले वेजेस होते थे, उनको इकोनॉमिक या बोले कि उनको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, है ना, उन्हें कम आंका जाता था। तो ये काफ़ी हमने कफाला सिस्टम में पढ़ा है ना। तो अब लेबर वेजेस कितनी होंगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है ना। मतलब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़्यादा होती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। कैसे हो? गवर्नमेंट उसके लिए हर एक पॉसिबल स्कीम्स लेकर आती है, सब कुछ करती है। ठीक है, अब बहुत सिंपल पार्ट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, एक बार समझ लिया ना, इसके बाद से सारा फिर बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए, अब ओरिजिन यानी कहाँ से इकोनॉमिक नेशनलिज्म ये आइडिया आया। तो जो फ्रेडरिच लिस्ट हैं वो कंसिडर किए जाते हैं एज द इनिशिएटर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इस कंसेप्ट को इनिशिएट करने वाले, लाने वाले फ्रेडरिच लिस्ट माने जाते हैं। अब देखिए, ये जो लिस्ट है ना, इनकी थ्योरी थी नेशनल इकोनॉमिक्स की, जो कंप्लीटली डिफरेंट थी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स की थ्योरी एंड कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमिक्स की थ्योरी से। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स की थ्योरी एडम स्मिथ ने दी है, कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमिक्स की थ्योरी जीन बैप्टाइस्ट ने दी है, ये याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स की, या इन्होंने जो थ्योरी दी है कॉस्मोपॉलिटन इकोनॉमिक्स की, वो बिल्कुल डिफरेंट है नेशनल इकोनॉमिक्स से। ये बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट आता है कि जो फ्रेडरिच लिस्ट थे, इन्होंने कहा कि ये जो नेशन आता है ना, या इकोनॉमिक नेशनलिज्म नेशन आता है ना, ये इंडिविजुअल और पूरी ह्यूमैनिटी के बीच में आता है। एक इंसान है और इंसानियत है, उसके बीच में आता है नेशन, कि नेशन कैसे सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो पूरी थ्योरी थी वो इसी इंटरमीडिएट बीच वाली एजेंसी पे बेस्ड थी, जो कि है नेशन। इंडिविजुअल और ह्यूमैनिटी के बीच में आता है नेशन, एंड फ्रेडरिच लिस्ट की सारी थ्योरी नेशन के ऊपर थी। नेशन को आप कैसे इकोनॉमिक लेवल पे प्रॉस्पर बना सकते हो, इसके ऊपर थी।
ठीक है। इन्होंने इंक्वायर किया, फ्रेडरिच लिस्ट ने इंक्वायर किया कैसे एक नेशन प्रॉस्पर हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, कैसे वहाँ की सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो कर सकती है, कैसे एक कंट्री या एक नेशन या एक देश के पास पावर आ सकती है, कैसे एक देश पावरफुल बन सकता है। प्लस इसी मैकेनिज्म के ऊपर उन्होंने जो है सारी स्टडी की और फिर वो लेकर आए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कि इंडस्ट्रीज अगर डेवलप करेंगी ना तो नेशन इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। ठीक है। इरेक्ट करो टैरिफ बैरियर्स टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट इंडस्ट्रीज। इन्फेंट इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इन्फेंट क्या होता है? बच्चा, बच्ची इंडस्ट्रीज, मतलब जो बिल्कुल न्यू इंडस्ट्रीज है मार्केट में, जो अभी तो सिर्फ आई हैं, जिन्होंने कदम रखा है ना, अभी तो वो नेट जितना खर्च हो रहा है उतना भी नहीं कमा पा रही, प्रॉफिट नहीं कर पा रही, बिल्कुल नई सी कंपनी है ना। तो इस तरह के जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है उनके लिए टैरिफ बिल्कुल हटा दो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने का सोचे। एक बार वो अच्छा कमाने लग जाएंगे, इनकम अच्छा हो जाएगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे, है ना। टैरिफ तो देना ही पड़ेगा, टैक्स तो देना ही पड़ता है, वो चीज़ है। फिर आता है चेंजिंग नेचर। अब टाइम के साथ जो नेचर है ना इस टर्म की, वो भी चेंज हो रही है। ठीक है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म को हम कंसर्न करते हैं नेशन के साथ, ना कि किसी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ। अब देखिए, इससे पहले जब हमने फ्रेडरिच लिस्ट की बात की तो उसमें उस टाइम पे इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब था कि देश के लिए ऐसी पॉलिसीज लेकर आना, कुछ भी ऐसी स्कीम्स लेकर आना जिससे नेशन ग्रो करे। लेकिन अभी सिर्फ नेशन के ऊपर बेस्ड है कि नेशन कैसा हो, है ना, उसके ऊपर ही सारी चीज़ें आ गई हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पोटेंशियल इल इफेक्ट्स दिखे होंगे। इल इफेक्ट्स माने कि अगर हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन ये तभी समझ आएगा जब ये वाली चीज़ समझ लेंगे, जब हम कुछ पॉजिटिव जानेंगे तभी तो हम नेगेटिव उसके बारे में जान पाएंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले नेचर चेंज हो रही है, हमने जान लिया। अब नेचर चेंज हो रही है, अब डिपेंडेंस जो है वो नेशन पे हो गई है, पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज पे थी। अब ये भी डिपेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि हम किस तरह की पॉलिसीज को एडवोकेट करें। इकोनॉमिक लिबरलिज्म की ओर जा रहे हैं या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मतलब हमने आईआर में पढ़ा था। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं किसी कंट्री की प्रेसिडेंट हूँ या हेड हूँ, है ना, और मैं चाहती हूँ कि किसी और कंट्री के साथ, मान लीजिए कैडबरी किसी कंपनी का नाम है, ठीक है, और मैं उसके साथ नहीं ट्रेड करना चाहती, तो मैं ऐसे से ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स ले आऊंगी कि अगर वो कंट्री मेरी कंट्री के साथ ट्रेड करना भी चाहे ना तो उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा कि वो खुद से विड्रॉ कर देंगे कि नहीं यार, यहाँ नहीं ट्रेड करना, कोई और कंट्री देखते हैं, यहाँ तो बहुत खर्चा है। ठीक है। तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि प्रोटेक्ट करना अपनी कंट्री को किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेड करने से, क्योंकि आप चाहते नहीं उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना, है ना। तो इस तरह की पॉलिसी लेकर आते हो या लिबरलिज्म की पॉलिसी लेकर आते हो, मतलब अच्छा सा सब कुछ बना दो, सारी कंट्री से हमारे साथ ट्रेड करें, बढ़िया, है ना, या आप ऐसा चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, हम इल इफेक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक नेशनलिज्म का इंडिया से क्या रिलेशनशिप है ना, कैसे इंडिया में कैसे ग्रो करा है। चलिए, सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया? तो आइडिया आया जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे थे ना तो वो अपने साथ जो चीज़ें लेकर आए वो यहाँ पे फॉलो की गई। अब जिस टाइम पे वो आए तो ये आइडिया, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आइडिया कनेक्टेड था विद द कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, वहाँ पे बहुत अच्छे से जाना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस होता है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार का सब इन्फ्लुएंस होता है, मैक्सिमम पावर सरकार के पास होती है, हर एक चीज़ का कंट्रोल भी सरकार के पास होता है। मिक्स्ड में दोनों चलते हैं। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे आपका सरकार का भी इन्फ्लुएंस है ना, और प्राइवेट सेक्टर की भी पकड़ है। अब यहाँ पे देखिए, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स आए ना तो उनका उस टाइम पे चल रहा था कि प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड कर रहे हैं वर्ल्ड स्केल पे, ग्लोबलाइजेशन आ रही है ना, जिसकी वजह से, और वो बहुत अनइक्वल थी नेचर में, गरीब आदमी गरीब रहता है, उस तरह की इकोनॉमी में अमीर अमीर हो जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें वो कर क्या रहे थे, देखिए इस तरह को अगर हम फॉलो करें, एक तो यहाँ से रॉ मटेरियल उठाएंगे, अपनी कंट्री में ले जाएंगे, अपने कॉन्टिनेंट में ले जाएंगे, वहाँ से मैन्युफैक्चर करेंगे, चीज़ें यहाँ बेचेंगे। अब ये कंसेप्ट खुद में बहुत बड़ा है, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, कुछ एनसीईआरटीज भी कवर की हैं, वहाँ भी पढ़ा रखा है ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हम यहीं पर स्किप करते हैं, बहुत बड़ा ये इशू है। तो एक तरह से कि यहाँ से ले जाना सब कुछ रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ किसी को पैसे तो देने नहीं पड़ते भाई रॉ मटेरियल ले जाने के, वहाँ से मैन्युफैक्चर करके लेके आएंगे ताकि यहाँ के लोग उसे खरीदें, उनको तो पैसा बन रहा है।
नेक्स्ट आता है अर्ली इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियल रूल। थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाएं तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों को रियलाइज होने लगा कि ब्रिटिशर्स एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को। और इसका सबसे पहले 1830s में कुछ लिखा था राजा राम मोहन रॉय जी ने, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि हाँ वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को। राजा राम मोहन रॉय मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स के अंडर हमने इनके बारे में पढ़ रखा है। उसके बाद और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आए जिन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडिया को। कौन कौन थे वो? भास्कर जी, गोविंद जी, रामकृष्ण जी, इनके नाम आप पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है इमर्जिंग इकोनॉमिक नेशनलिस्ट थॉट। अब जब किसी एक पर्सन ने इकोनॉमिक लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन की बात की तो धीरे धीरे 19th सेंचुरी के लेट में, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाइडन किया पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ नेशनहुड को। मतलब उन्होंने जैसे बहुत सारे प्रोपोनेंट्स, यानी जिन्होंने इस बारे में बात की, उन सबके नाम लिखे हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पे तो ले जाया जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह ले जाया जा रहा है। मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, ऐसे ले जाया जा रहा है, लेकिन एक सब ऑर्डिनेट पोजिशन में। हम किसी के साथ लटके हुए हैं, ब्रिटेन के साथ लटके हुए हैं, हमको इंडिपेंडेंट लेवल पे वहाँ नहीं गए हैं, हमें एक डिपेंडेंट कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस टाइम इकोनॉमिक नेशनलिज्म नहीं था ना, इसलिए हम इस आइडिया को फॉलो ही नहीं करते थे, इस आइडिया की नॉलेज ही नहीं थी। उसके बाद आता है कि इन्हीं लोगों ने क्रिटिसाइज किया रूरलाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कर दी थी। शहरीकरण नहीं हो पा रहा था, सारे गांव के गांव हो गए थे। शहरीकरण नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। डे इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया उन्होंने। आप मानेंगे नहीं कि उस टाइम पे बहुत कम रेट पे और बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान इंडिया में बिकता था, और इवन बाहर की हर एक कंट्री इंडिया के साथ व्यापार करती थी, यहाँ की चीज़ों को खरीदना चाहते थे, ठीक है ना। तो बहुत कम रेट पे बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती थी। तो डे इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने कैसे की? आर्टिशंस को खत्म कर दिया, यहाँ पे जो भी हाथ से होने वाला काम वो बंद करवा दिया। आर्टिशंस बेरोजगार हो गए, कहाँ जाए, भूखमरी हो गई, है ना, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, जो बेसिक वाला कंसेप्ट है वहाँ मैंने पढ़ाया है आपको, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर इन लोगों ने बात की। उसके बाद ड्रेन थ्योरी आती है ना। हम पढ़ते हैं द ड्रेन ऑफ वेल्थ, हम पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी जिसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा था। अब देखिए हमने समझा कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म आने के लिए क्या क्या चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले जान लेते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म को नहीं फॉलो करते हैं तो क्या गलत किसी कंट्री के साथ हो सकता है। पहला है रिस्क ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म को नहीं फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का बेसिक आइडिया ही क्या है? इंडस्ट्री डेवलपमेंट। चलिए यहाँ पे देखें, लेट मी एडजस्ट द पेज थोड़ा सा यहाँ पे। सो यहाँ पे था ये जो मैकेनिज्म है उनका कि कोई नेशन कैसे प्रॉस्पर हो सकता है, सिविलाइज हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, ये मैकेनिज्म था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके, है ना। तो अगर इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगी, हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिस्क अगर उठा लें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं मतलब माइग्रेट होना शुरू हो जाएगी हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में। लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर हम R&D पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे ना तो टेक्नोलॉजी जितनी ग्रो हुई है वहीं तक रुक जाएगी। इम्पोर्ट डिपेंडेंस, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट बनने का नहीं सोचेंगे, आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट नहीं लाएंगे तो हम किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑयल की बात करें, अगर हम यहाँ पे ऑयल के लिए नहीं कुछ करते, या फिर कॉटन की बात कर ले, हम कॉटन प्रोडक्शन का नहीं कुछ देखते हैं, हम अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो जैसे चाहे हमसे जितना चाहे उतना पैसा लेगी, प्लस हम एक पपेट बन के रह जाएंगे, है ना। जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो वो आपको अपना पपेट बना देता है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अरे जब इंडस्ट्रीज ही इंडिया से चली जाएंगी तो क्या जॉब्स रहेंगी यहाँ पे, है ना। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, अब अगर आप किसी कंट्री पे डिपेंडेंट हो रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो वहाँ पे सिक्योरिटी को भी एक तरह से धक्का लग सकता है ना। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, अब जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेंगी तो FDI करोगे किसमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे किसमें? FDI, FPI। FPI क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहाँ करोगे FDI? जब इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेंगी, जब इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी तो कोई और कंट्री यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का क्यों सोचेगी जब हम खुद से ही नहीं सोच रहे हैं। तो ये सारे इल इफेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली आप लिख सकते हो। रिस्क ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इम्पोर्ट डिपेंडेंस, रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड लिमिटेड इन्वेस्टमेंट सोर्सेज। नेक्स्ट आ जाता है ड्रेन थ्योरी। अब इसके बारे में तो हमने जान लिया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी, दादा भाई नौरोजी की ये थ्योरी थी, जिसमें कहा गया कि यूनिलेटरल ट्रांसफर हो रहा है रिसोर्सेज का इंडिया से ब्रिटेन तक। यूनिलेटरल माने एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, इंडिया से सारा पैसा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है ब्रिटेन को, लेकिन ब्रिटेन से उसके बदले आ नहीं रहा। अगर हम रॉ मटेरियल ब्रिटेन को दे रहे हैं तो रॉ मटेरियल के बदले हमें पैसे भी तो आने चाहिए। तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ना हमें कोई इकोनॉमिक गेन हुआ, ना कोई कमर्शियल गेन हुआ, ना हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई, ना हमारे पास पैसा आया, बस बहता गया, है ना।
तो अब इन सारी चीज़ों के बाद लगा कि इंडिपेंडेंट नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे पास ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो कराए, लेकिन इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, नेशनल लेवल की अपनी अलग से पॉलिसी होनी चाहिए। फिर यहाँ से आइडिया आ गया हमारा आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हम बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्रिएटिंग आत्मनिर्भर भारत, यहीं से ये आइडिया आया। देखिए जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, इंडिया बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आया है ना, जो कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म आप जिसे समझ सकते हैं और जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ताकि हम आत्मनिर्भर भारत वाला कंसेप्ट अचीव कर सकें। अब यहाँ पे ना इन्होंने ज़्यादा एग्जांपल्स दिए हैं, तो हम एग्जांपल्स तो आप खुद से देख लेंगे, है ना। जैसे प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक लेवल पे जितना ज़्यादा हो सकता है इंडस्ट्रीज लगाओ, क्योंकि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मेन फंडा ही था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, पढ़ा था ना अभी हमने। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कितना फाइनेंशियल एड मिल रही है बैंक्स के थ्रू कि आप SSI लगाओ, है ना। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट लेकर आया है, जिसके अंडर प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एंड सर्विसेज इंडस्ट्री को। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हम पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आता है, थर्ड में हमारा सर्विसेज आता है। पढ़ाया मैंने इकोनॉमी में बेसिक्स में, नहीं वीडियोज देखी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इकोनॉमी सेक्शन पे जाएं, इकोनॉमिक 110 नोट्स की प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां पे 111 वीडियोस है टोटल, देख सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लाई है, पेराई स्कीम्स, मेक इन इंडिया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये सब कुछ लेकर आया। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव से नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। MSMEs क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब है कि ग्लोबल लेवल पे हमें एक ऐसी मार्केट उभर के सामने आना है कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है उसकी प्रशंसा की जाए। अगर किसी चीज़ की, देखिए पैसा ना आज के डेट में सब हर कंट्री के पास है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, तो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे तो उसकी पूरी दुनिया में वाहवाही होगी, जिससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा और हमारे पास आएगा पैसा, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो करेगी ऑटोमेटिकली जब पैसा आएगा। सो इंडिया कोशिश कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स में, हर एक कंट्री हमारे साथ इजीली बिजनेस कर सके, इसके ऊपर बात कर रही है। क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रही है, स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, एनहांस करने कॉम्पिटिटिवनेस। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लाएंगे ना तो हमारा कंपैरिजन उन कंट्रीज के साथ होगा जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर वैसे ही चीप लेकर आएंगे तो फिर चाइना के प्रोडक्ट्स के साथ होगा कंपेरिजन, है ना। विच विल इंश्योर इट्स प्लेस इन ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई चेन मतलब ग्लोबल मार्केट जो होगी वहां पे हमारा भी नाम होगा। अब इसके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जैसे कि PM गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो इंडिया कोशिश कर रही है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम थोड़ा तगड़ा काम करें, जैसे डिफेंस है, स्पेस है, क्लीन एनर्जी है, डिजिटल सर्विसेज है, और कर भी रहे हैं काम, कर भी रहे हैं, है ना। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारी हो, तो सबके ऊपर काम हो रहा है। R&D के ऊपर हम बात करते हैं तो इतने सारे इनिशिएटिव्स आए हैं जो R&D को प्रमोट करते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, यहाँ पे उच्चतर आविष्कार योजना है, इम्पैक्टिंग ये हमारा इम्प्रिंट है ना। तो ये सारे जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकल कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट बनाए। कंक्लूजन से हम क्या समझते हैं, कंक्लूजन यही है कि हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आइडिया अपनाना है या नहीं अपनाना है, खुद पे डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस मेंटेन करें, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें एंड ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन रहें, ताकि कोई भी कंट्री आए और हमारे साथ ट्रेड कर पाए, ठीक है। 3.1 हो गया कंप्लीट, इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिल्कुल कहानी टाइप टॉपिक था। सेकंड आता है 3.2 विच इज द स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। 2-3 चीजें हैं जो आपको बताना चाहूंगी। देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सब चाहें तो GS हैंडराइटिंग नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।